खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। साइबर ठगों ने किसान के खाते से उड़ाए 7 लाख। अलवर में थमी नहीं ठगी की वारदात। महिला आरक्षण को लेकर भाजपा पर भ्रमजाल के लगाए आरोप। कांग्रेसियों ने कहा राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाए विधेयक। पड़ोसियों से कहासुनी के बाद हमले में 6 हुए गंभीर घायल। पीपरोली गांव में सामने आई घटना। वहीं भूमि विवाद में हमला कर भाई सहित 2 को किया जख्मी। और 2 विवाहिता बहनों को पीटने के बाद एक का ब्लेड से काटा गला। झारखेड़ा की घटना में आया नया मोड़ और ससुराल जनों पर लगे आरोप। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर में साइबर ठगी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। इसी क्रम में शातिरों ने एक किसान के खाते से 7,04,000 रुपए उड़ा लिए। ठगों ने व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित किसान रिचपाल सिंह ने बताया कि 17 अप्रैल को उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक संदिग्ध लिंक आया था। जिज्ञासावश उन्होंने जैसे ही उस लिंक को खोला, खाते से 1 रुपए कट गए। इसके तुरंत बाद उनका मोबाइल फोन अपने आप चलने लगा और कुछ समय के लिए पूरी तरह हैक हो गया। हालांकि थोड़ी देर बाद फोन सामान्य हो गया, लेकिन उन्होंने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। 2 दिन बाद 20 अप्रैल को उनके मोबाइल पर बैंक से जुड़े कई मैसेज आने लगे। शक होने पर उन्होंने एक ई-मित्र संचालक को अपना फोन दिखाया। जांच करने पर पता चला कि रिचपाल के खाते से 5 से 6 अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 7,04,000 रुपए निकाले जा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि किसान रिचपाल सिंह न तो मोबाइल से UPI का इस्तेमाल करते हैं और न ही उनके पास बैंक से जुड़ा कोई ATM कार्ड है। यह रकम उन्होंने पिछले 7 वर्षों में मेहनत से जमा की थी। घटना के बाद पीड़ित ने अलवर साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा महिला आरक्षण को लेकर झूठ और भ्रमजाल फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जबकि इस दिशा में ऐतिहासिक पहल कांग्रेस ने ही की है। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्ष 1996 में HD देवगौड़ा सरकार के दौरान कांग्रेस के समर्थन से पहली बार महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश हुआ था। इसके बाद वर्ष 2010 में UPA सरकार ने इस बिल को राज्यसभा से पारित करवाया। साथ ही 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के जरिए पंचायती राज और नगरीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का श्रेय भी कांग्रेस को है। उधर प्रेस वार्ता के दौरान महासचिव और पूर्व विधायक पूनम गोयल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि इस कानून को पारित कराने में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़कर लागू करने में विलंब कर दिया। 2023 के अंदर जब सभी पार्टियों ने मिलकर इसमें कांग्रेस पार्टी सर्वसम्मति से इसको अपन ने पास कर दिया था उस समय, और उस समय इन्होंने इसको, और माननीय आदरणीय सोनिया गांधी जी ने उस समय इनको ये कहा था कि इस बिल को आप तुरंत लागू करें। उसके बाद इन्होंने ये शर्त इसमें शर्त जोड़ी, या उन्होंने ये कहा कि साहब परिसीमन होगा, जनगणना 2027 में जो जनगणना पूरी हो जाएगी उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद हम इसको लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी उस समय भी 2023 में इन्होंने इस बात पे रखा था कि 2023 में जो बिल लाया गया है उसको ही लागू करें, और आज भी कांग्रेस पार्टी इसी के उसमें है कि 2023 के अंदर जो बिल लाया गया है 33% महिला आरक्षण बिल, उसको लागू करें। एज जो स्थिति है उसमें लागू करें, और 2027 के अंदर जब परिसीमन ये जनगणना हो जाए उसके बाद परिसीमन हो, उसके बाद की जो स्थिति आती है वो फिर आगे की बात है। पहले तो आप उसको लागू करें। लेट कहाँ जाएगी? 16, 17, 18 तारीख को तो ये इन लोगों ने संसद में लेकर के विशेष सत्र बुला करके इन्होंने मीटिंग करी। उसके बाद में इसे लागू करने के लिए शर्तें जो रखी थी वो कांग्रेस को समझ नहीं आई और कांग्रेस ने इस बिल को पारित नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस 2023 में इस बिल को लागू करने के लिए
पूर्ण तरह से सहमत थी और लागू हो चुका था, तब उस बिल को क्यों नहीं लागू किया इन लोगों ने, मोदी जी ने 2024 के चुनाव में क्यों नहीं लागू किया। और अगर अब लागू करना चाहते हैं तो उसके साथ में भी कई शर्तों को वो जोड़ रहे हैं, वो शर्तें कांग्रेस को मंजूर नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि जो 2023 में जो परिसीमन होकर के जो हुआ था, लागू किया था महिला सत्र, महिला आरक्षण, उसी को अभी फिर लागू किया जाए। अगर वो इसको लागू कर देती हैं तो हम आज भी इस समर्थन को देने के लिए तैयार हैं। भाजपा कैसे फायदा उठा रही है इसका? भाजपा ने अब आपको महिला विरोधी करार दे दिया है। इसलिए उठा रही है क्योंकि उस विशेष सत्र उन्होंने बुलाया। सबसे बड़ी मंशा तो उनकी इसके अंदर नजर आ रही है कि जब सत्र चल रहा था उस समय क्यों नहीं इन्होंने इसको पारित करवाया, क्यों नहीं बात की, क्योंकि उसके ऊपर जब मुद्दा होता तो इसके ऊपर विशेष बहस भी होती। विशेष बहस नहीं करके इन्होंने सीधा इसको लागू करने के लिए विशेष सत्र बुला लिया, क्योंकि उस समय लोकसभा का चुनाव, ये विधानसभा के कोई चुनाव भी नहीं थे। और अब उस समय उन्होंने क्यों नहीं पारित करवाने के लिए प्रयास किया। और अब जब 2 जगह चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में, तो इन्होंने इस समय क्यों लेकर के आए इस बिल को। रामगढ़ थाना क्षेत्र के पिपरौली गांव में पड़ोसियों के बीच कहासुनी के चलते खूनी संघर्ष हो गया। इसके चलते आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रामगढ़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 8 घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी और मामले की जांच की जा रही है। हमारे घर पे आके दारू पी के नाटक गाड़ी वाले बक रहे थे। कौन लोग थे? और हमारा पड़ोसी थे। अच्छा, कितने लोग थे? वो 3 आदमी दारू पी के नाटक कर रहा। फिर क्या हुआ? वो नाटक कर रहा तो जैसे हमने उनके धमकी लगाई तो फिर उनके परिवार वाला ने आकर झगड़ा कर दिया। हमारे घर झगड़ो करने के लिए दारू पी के 3 आदमी, जैसे उनकी हमको धमकी दी तो उनको पूरा परिवार 25-30 लाठियों से हमारे घर पे हमला किया। उन्होंने क्यों हमला किया था? जो दारू पी के नहीं। हाँ, जैसे थोड़ा उनको हमने धमकाया तो जैसे उनसे समझाना बात करी तो वो समझे नहीं। कौन कौन लोग हैं? बाटी पोलो, जैन खा, टिंडो, पप्पल। अच्छा, किस चीज से हमला सुल्ली, काड़ो, किस चीज से हमला किया है? डंडो, फरसी, लाठी। 5 लोगों को कौन कौन के लगी है? साहुन, तैयब, नन्नेखा, सोनू, खतीजा। हाँ, सभी के सिर में लगी है? हाँ, सबके सिर में लगी है। तो लाठी फरसी से मारी क्या? हाँ, लाठी फरसी से। तो आपने क्या उनको विरोध किया? क्या किया? हाँ, विरोध हरांगुड़ कर हमला किया ना हमारे घर पे। और वहीं भूमि विवाद को लेकर आए दिन हमले सामने आ रहे हैं। जमीन की खातिर रिश्तों को भी भुला दिया जाता है। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के ग्राम तलवाड़ा में जमीन के विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। करीब आधा दर्जन लोगों ने अपने ही भाई के परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में बुद्धराम और उसका पुत्र चरण गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां बुद्धराम की हालत नाजुक होने पर उसे अलवर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार तलवाड़ा निवासी बुद्धराम और उसके परिवार का लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। उधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा पीछा से पेट भी काट दिया मेरा, और मेरे खेत को मेरे वहाँ डंडा में पाइप चल से भी काट दिया, पाइप लगा कर पानी का पैपन से भी काट दिया, ढहा दिया मकान का। जमीन तबादला कर रहा को, मैं तो झूठ नहीं बोलूं, मैं तबादला कर रहा को 8-10 साल पहले मैंने वाले भाई ने आप नहीं करो। अब मेरे कने वहाँ को भर्त करवा लियो सारा काम, और अब बेईमानी आ गई। अब आ ले रो, मैंने पैसा लगा दिया, धेली लगा दिया, और मेरे कना बेईमानी आ रही, अब ले रो। हम 3 इस बाप बेटा, 8-10 लाठी उनकी। अब जो मेरा बालक बोले तो उन्होंने मेरा खान कमान से हटा, मैंने फिर मैं ही पिट लूंगा, समझाओ बालक। सदर थाना क्षेत्र के झारखेड़ा गांव में महिला द्वारा गला काटने की घटना ने अब नया मोड़ ले लिया है। पहले जहां इसे घरेलू विवाद के चलते खुदकुशी की कोशिश बताया जा रहा था, वहीं अब पीहर पक्ष ने पति सहित ससुराल पक्ष पर हत्या के प्रयास और मारपीट के गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। घटना मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आरिफ की पत्नी धौली ने कथित रूप से पति की डांट से आहत होकर कमरे में जाकर ब्लेड से अपना गला काट लिया था।
गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके गले में 4 टांके आए हैं और इलाज जारी है। वहीं अब पीड़िता के भाई इस्लाम खान ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उसकी बहन धौली और दूसरी बहन खुर्शीदन के साथ शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट की जाती थी। साथ ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता था और कई बार समझौता कर वापस भी भेजा गया था। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाए गए कि 21 अप्रैल को पति आरिफ, मुबारक, तैयब और सहजी ने दोनों बहनों को घर में बंद कर लाठी डंडों से पीटा। बाद में धौली को जमीन पर पटककर उसके गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं महिला का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अलवर के अखैपुरा थाने से महज 200 मीटर दूर सरकारी बोरिंग से केबल चोरी हो गई। ये मामला सिर्फ केबल चोरी का नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही का भी उदाहरण है। मोहल्ला अखैपुरा में सरकारी संपत्ति की चोरी होती रही और पुलिस प्रशासन खामोश बैठा रहा। घटना गत देर रात लगभग 1:30 बजे की है और सीसीटीवी में कैद है। दूसरी तरफ लादिया मोहल्ले में पानी की मांग करने वाले आम नागरिकों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रबुद्ध वर्ग सवाल उठा रहा है। पुलिस की निष्क्रियता और जलदाय विभाग की लापरवाही ने साफ कर दिया है कि जनता की सुरक्षा और सुविधाएं इनके लिए प्राथमिकता नहीं है। अलवर के महुआ रेलवे ट्रैक पर एक हादसे में 36 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सूर्यनगर स्थित दुर्गा कॉलोनी निवासी राजेश शर्मा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राजेश शर्मा बुधवार सुबह करीब 7 बजे घर से यह कहकर निकले थे कि वे बैंक कॉलोनी स्थित नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद वे वापस घर नहीं लौटे। दिन भर परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन राजेश का कोई सुराग नहीं लग पाया। रात करीब 8 बजे पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दी गई कि महुआ रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति ट्रेन हादसे का शिकार हो गया है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त राजेश शर्मा के रूप में की। गुरुवार सुबह सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के भतीजे हिमांशु ने बताया कि राजेश शर्मा राज सॉल्वेक्स फैक्ट्री में आरओ प्लांट का कार्य देखते थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल बना हुआ है। राजेश शर्मा सर इनका नाम। क्या हुआ सर? कल ये घर से बोल के गए थे मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ, पर इनका फिर ये लापता हो गया, तो फोन वगैरह स्विच ऑफ कर लिया था इन्हें घर से निकलते ही। फिर शाम को हमको जैसे पुलिस वालों का फोन आया जैसे पता पड़ा इनका रेलवे वहाँ पर एक्सीडेंट हो महुआ में, तो इनको रात में यहाँ पर लेकर आए थे 9:30 बजे के करीबन, 9:30 पौने 10 के करीबन। कितने बजे गए थे इधर से? कल सुबह करीबन 7:30 बजे करीब। क्या कह गए थे? ऐसे कह रहे थे कि मैं आँख दिखाने जा रहा हूँ बैंक कॉलोनी में डॉक्टर के पास। पिछले 1 सप्ताह से वार्ड 12 के लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। विरोध करने पर अनेक लोगों पर जलदाय विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ऐसे में पेयजल सप्लाई सुचारू करने और दर्ज करवाए गए मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को महिलाएं मनु मार्ग स्थित जलदाय कार्यालय पहुंची। साथ ही एक्सीएन संजय सिंह के सामने विरोध प्रदर्शन किया। टोली का कुआं, हरबख्श मोहल्ला सहित आसपास के इलाके की इन महिलाओं का कहना था कि पिछले करीब 1 सप्ताह से पानी की सप्लाई ठप है। ऐसे में बुधवार को लादिया बाग स्थित पंप हाउस पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस पर जलदाय विभाग अधिकारियों ने 2 लोगों पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। स्थानीय बाशिंदों ने एक्सीएन पर टालमटोल करने के आरोप भी लगाए, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गौरतलब है कि पानी की समस्या से नाराज लोगों ने पंप हाउस पर ताला जड़ दिया था, जिससे जल आपूर्ति बाधित हो गई थी। इस मामले में जलदाय विभाग ने कार्रवाई करते हुए विजेंद्र गुर्जर और गौरव शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और प्रदर्शन किया। हरबख्श मोहल्ला निवासी मालती अवस्थी ने कहा कि मुकदमा वापस लिया जाए और पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। वहीं जलदाय विभाग के एक्सीएन संजय सिंह ने बताया कि पंप हाउस में 11 लाख लीटर पानी उपलब्ध होने के बावजूद लोगों द्वारा ताला लगाए जाने से सप्लाई बाधित हुई। इससे आम जन को परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने कहा कि विभाग ने इसी कारण मामला दर्ज किया है। नहीं होगा, सबके लिखो, सबके लिखो, सबके लिखो। किसी कीमत पे वापस नहीं होगी। जब टैंक में पूरा पानी था तो क्यों नहीं चलने दिया आपने? 11 लाख लीटर पानी था टैंक में, क्यों नहीं चला था? क्या नाम है आपका? कहाँ से? मेरा ललिता शर्मा नाम है, हरबख्श का मोहल्ला है और हम पानी की समस्या के लिए यहाँ आए हैं। कल हमने पंप हाउस पर हमने धरना दिया तो उन्होंने जयन साहब ने पुलिस बुलवाई है
पुलिस बुलवा करके भाई हमारे 150 आदमी थे हम, और हम 150 आदमी में से 2 ही बच्चे अरेस्ट, उन्होंने FRI दर्ज की है 2 ही बच्चों के लिए। हम ये मांग रख रहे हैं उनका नाम मतलब FRI वापिस ले जाइए, और हम इस झगड़े से बने, और अब यहाँ आए तो ये पानी भाई साहब ये करें कि पानी ऐसा ही आएगा, कोई समाधान नहीं होगा। तो हम पानी बगैर कैसे पार पड़ेगी भैया? टैंकर ये भिजवा सकते हैं, टैंकर से 1-2 टैंकर नहीं आया, कल भी नहीं आया, हमारे आज भी नहीं आया, 10 दिन हो गया पानी आते हुए। अब बताओ, अब अधिकारी ने ये कहा कि हम टैंकर भिजवा सकते हैं, और वो चाहे टैंकर से ये तुम्हारी हेडेक है, तुम चढ़ाओगे नहीं चढ़ाओगे या पिसाई, हमारे पास कोई समाधान नहीं है। अब बताओ ऐसे समाधान में हम क्या करें, कहाँ जाएं? गंदा पानी आ रहा है, जो आज थोड़ी बहुत सीवर लाइन का सा पानी आया है, वो पानी हमने रख रखा है, उसके फोटो लिया जाए, आप ले लीजिए हमारे पास में। इतना गंदा आ रहा है, सीवर से जुड़ा हुआ आ रहा है, किसी लायक का पानी नहीं है, तो वो तो नहीं के बराबर ही है। और हम कल लादिया में 150 लोग इकट्ठे हुए, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, जिसमें 2 बच्चों पे FIR लॉन्च की हुई है। क्यों? सभी थे, और महिलाएं भी थी, जबकि उसका वाटर ब्रश का जो हाउस था उसमें ताला महिलाओं ने बंद किया था, चाबी उनके पास थी, बाद में खोला भी उन्होंने, फिर बच्चों को पकड़ा गया, 2 ही बच्चे। पानी ना आवे हमारे टोले को, बिल्कुल पानी ना चढ़े, हमको मार है जाती है, और हम कहाँ से हमारे बच्चा ने पालेगा तो पानी ना मिलेगा, तो न पीने का पानी ना आ पानी ना आवे। और अब ये साहब ने कहती तुम फालतू में आई हो। कितना समय से नहीं आता पानी आपके वहाँ? 5, 6, 7, 8 दिन हो गया पानी आया हमारे। अब आप यहाँ पे आए तो क्या बोला गया? तुम तो फालतू में आई हो, हमसे पानी नहीं हो। इसमें महिला आई थी हरबख्श मोहल्ले से। इनकी मुख्य मांग थी कि जो FIR कल हुई है 2 सौरभ और गौरव शर्मा और ब्रजेंद्र गुजर के खिलाफ, उसको वापस लिया जाए। इनकी कोई पानी की समस्या नहीं है, इनकी सिर्फ एक ही समस्या है कि उस FIR को वापस लिया जाए। कल इन्होंने 11 लाख लीटर पानी होते हुए पंप हाउस पर ताला लगा दिया था और जल सप्लाई नहीं हुई, इसलिए उसके एवज में हमने FIR कराई थी। और वो 2 व्यक्तियों को हम प्रशासन को चिट्ठी दोबारा से लिखी गई है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो महिलाओं का कहना है कि पानी की समस्या के कारण ही हमने आवाज उठाई। मैं निवेदन द्वारा हमारे 2 बच्चों को निवेदन ऐसा करूं, अगर पानी की समस्या थी तो 11 लाख लीटर पानी था ना, 15 मिनट बाद सप्लाई कैसे चालू हो गई? आधे घंटे बाद, और बढ़िया पानी गया, सारा पुलिस के सामने सारी सप्लाई चेक हुई है। अगर समस्या होती तो आप कोई टैंकर की डिमांड आज तक आती? टैंकर चल रहे, कोई टैंकर की डिमांड नहीं, कोई कहीं कंप्लेंट नहीं, और फिर पानी हमारे पास है, इसके बाद चलने नहीं दे रहे पंप हाउस। ये तो मनमर्जी हुई ना। मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस विभाग की अभी कोई कार्रवाई नहीं रहेगी, अभी तो मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस कार्रवाई करेगी। गर्मी का आगाज हो गया, पानी की समस्या पहले ही थी और आज भी बनी हुई है। आप रोजाना इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे? मैं निवेदन करूं, पानी की समस्या इतनी नहीं होगी इस बार, न पिछली बार थी, लेकिन जबरदस्ती पानी होते हुए भी अगर कोई चलाने दिया तो उसके खिलाफ विभाग सख्ती से निपटेगा और FIR कराई जाएगी और इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ महिलाओं का कहना था कि डाइवर्ट किया जा रहा है पानी को दूसरी तरफ, हमारी तरफ छोड़ा ही नहीं जा रहा। इनकी मुख्य मांग ये भी थी कि हमारे टैंक हमारे एरिया में बना हुआ तो हमें पानी दिया जाए, लादिया में नहीं दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। अपने यहाँ हर CWR 2-2, 3-3 क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है जहाँ पानी दिया जाता है। इनको सिर्फ मांग ये थी पानी की, तो पानी इनके यहाँ 30 से 35 मिनट पानी जा रहा है। अगर पानी की कोई कमी रहती तो हमारे पास एक भी टैंकर की तो मांग आती। कोई टैंकर के वहां पर डिमांड नहीं है, बढ़िया सप्लाई हो रही है। कुल मिलाकर पानी की समस्या को लेकर कुछ इलाकों में बढ़ते रोष के बीच लोग उग्र रुख अपना रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग ने जलापूर्ति बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिला कलेक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने UIT सभागार में बैठक ली। इस दौरान UIT एवं नगर निगम द्वारा किए जा रहे आधारभूत संरचना विकास कार्यों और स्वच्छ वायु कार्यक्रम के निर्माण कार्यों पर समीक्षा हुई। साथ ही अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत प्रस्ताव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि निर्माण कार्यों को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्धारित समय में पूरा करवाया जाए। इसके अलावा जल भराव रोकथाम के उपाय, पुरानी शहरी क्षेत्र का पुनरुद्धार, पुराने बाजारों के फिर से विकास और मुख्य मार्केट में भीड़भाड़ कम करने आदि पर चर्चा हुई। उधर नगर विकास न्यास सचिव स्नेहल धायगुड़े नाना ने फूड स्ट्रीट, शहर के प्रवेश द्वार, अलवर दर्शन पार्क, स्टेडियम में एथलेटिक ट्रैक और नेहरू पार्क में
ऑल एबिलिटी पार्क के विकास आदि से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि अरावली विहार फेज द्वितीय में 48 आवास निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। वहीं नगर निगम के एनसीएपी विशेषज्ञ योगेश पूनिया ने बताया कि तिजारा पुलिया से टेल्को सर्किल तक सड़क मरम्मत एवं टाइल्स लगाने सहित आर्ट्स कॉलेज से ट्रांसपोर्ट नगर तक भी टाइल लगाई जाएंगी। इसके लिए तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी को अनुमोदन के लिए भेज दी गई है। उधर इस दौरान आयुक्त सोहन सिंह नरूका, यूआईटी के भूमि अवाप्ति अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका, अधिशासी अभियंता अशोक मदान, आलोक नाग, नगर निगम के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार, जेवीवीएनएल के अधिशासी महेश देसवाल और उप नगर नियोजक संध्या सैनी आदि मौजूद रहे। एटक द्वारा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, 8 घंटे काम, समय पर साप्ताहिक अवकाश और सभी मजदूरों को बोनस आदि को लेकर आवाज उठाई जाएगी। साथ ही 4 श्रम संहिताओं को वापस लेने की भी मांग है। वहीं तैयारियों को लेकर हुई बैठक में हर साल की तरह एटक कार्यालय से रैली निकालने का निर्णय लिया गया। बैठक में राजकुमार बख्शी, गजराज सिंह, मनमोहन सैनी, पद्म शर्मा, बनवारी लाल और मुकेश सैनी आदि उपस्थित रहे। आज जिस प्रकार से जो केंद्र सरकार 4 कोड बिल लेकर के आई है, उन कोड बिलों के माध्यम से भी मजदूर को एक तरह से बंधुआ मजदूर, गुलामी का मजदूर बनाने की ओर प्रेषित हो रही है, जिसका कि हम लगातार विरोध कर रहे हैं कि सरकार 4 कोड बिल जो लेकर के आई है उनको वापस लिया जाए और मजदूरों को अच्छी सुविधा दी जाए। जो पूर्व में उन्होंने आज़ादी से पूर्व में भी अंग्रेजों की सरकारों से जो लड़कर के जो हमारे अधिकार थे, जो कानून हमने बनवाए थे, उनको ये सरकार छीन रही है और मजदूरों को एक नरक की स्थिति में धकेल रही है, जिसका कि एटक कड़ा विरोध करती है। हम साथ ही अन्य मजदूर संगठनों से भी अपील करेंगे कि वो भी आए और आज की इन परिस्थितियों में जो मजदूरों के साथ में कुटाराघात किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी शोषित किया जा रहा है, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़े और उनको अच्छी सुविधाओं के दिलाने का प्रयास करें। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं गुरुवार से प्रारंभ हो गई है। यह परीक्षाएं 20 मई तक चलेंगी। राजकीय यशवंत स्कूल प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगी। राजस्थान स्टेट ओपन जयपुर की बोर्ड परीक्षाएं आज 23 अप्रैल से शुरू हो गई। ये परीक्षाएं 20 मई तक चलेंगी और परीक्षा का जो टाइम टेबल है, समय है, वो 10 बजे से 1 बजे तक है। तो जिन विद्यार्थियों की, चाहे वो सेकेंडरी का हो चाहे सीनियर सेकेंडरी का हो, 10 बजे उपस्थित होगा विद्यालय में। और जो इनका प्रैक्टिकल है, तो जिस दिन परीक्षा होगी जिस सब्जेक्ट की, उसका नेक्स्ट डे उसका प्रैक्टिकल होगा। अलवर के अनेक स्कूलों में पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम किए गए। पीएम श्री राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित हुआ। प्रधानाचार्य राजेश मुखीजा ने बताया कि प्रभारी मनोज तिवारी के निर्देशन में पृथ्वी बचाओ कार्यक्रम के तहत भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें विद्यार्थियों ने पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर अपनी प्रतिभा को दिखाया, जबकि व्याख्याता सतपाल सिंह ने वृक्षारोपण के महत्व एवं इनके संरक्षण पर व्याख्यान प्रस्तुत किया, जबकि नितिन शर्मा ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे कागजों को व्यर्थ न करें हैं। वहीं ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल में पृथ्वी दिवस पर बच्चों ने ब्लू डे का आयोजन उत्साह के साथ किया। विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण का संदेश भी दिया। साथ ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पृथ्वी को सुरक्षित और स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। निदेशक विनोद कुमार शर्मा ने भी विद्यार्थियों को इसके लिए प्रेरित किया। साथ ही प्रधानाचार्य मोनिका शर्मा ने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। नगर विकास न्यास ठेकेदार संघ द्वारा निःशुल्क शीतल जल सेवा की जा रही है। इसका शुभारंभ नगर विकास न्यास सचिव स्नेहल धायगुड़े नाना द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस सेवा कार्य के अंतर्गत आने जाने वाले लोगों को शीतल पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच यह सेवा कार्य मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अलवर कृषि मंडी के व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा है। साथ ही निकट भविष्य में हालात और भी सुधरने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध निरंतर 2.5 वर्ष से चल रहा है, लेकिन उसका विश्व पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा।
इसी तरह अब ईरान इजराइल युद्ध का भी खास प्रभाव दुनिया पर नहीं पड़ेगा। साथ ही भारत सहित अन्य देशों ने डीजल, पेट्रोल और गैस के लिए अन्य विकल्प देख लिए हैं। देखो, कोई भी एग्री वस्तु के भाव विश्व स्तर पर तय होते हैं, यह आज हमें मानना पड़ेगा। पहले ये तय होता था स्टेट वाइज, किसी अपने राज्य में कितना बाजरा पैदा है, दूसरे राज्य में है नहीं है, तो उस भाव उस पर निर्भर होते थे। आज विश्व के पटल पर कोई भी चीज़ का भाव, चाहे कोई भी कृषि जिन्स हो, मसाले हों, उसका भाव तय होता है। जब विश्व में अशांति होती है तो उसमें अनिश्चितता आना स्वाभाविक है। वर्तमान में जो युद्ध का माहौल है, अब मैं समझता हूँ कि दोनों अपने आप में थक लिए हैं। आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था, 2.5 साल हो गए। धीरे धीरे ये ऐसे ही चलता रहेगा और एक दूसरे मूंछों की लड़ाई का नाम लेते रहेंगे। किसी भी देश का ये नहीं चाहते कि अब युद्ध हो। ये सिर्फ एक पाकिस्तान का एक नाम का बहाना लेके मध्यस्थता इसलिए कराई है। अगर ये किसी ठोस देश से मध्यस्थता कराते तो हो सकता था ये काम निमट जाता, पर दोनों देश निपटाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे और ये चलता ही रहेगा। और धीरे धीरे जिन देशों के मित्र देश हैं और अन्य तरीके से सारे काम होते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसका कोई ज़्यादा असर अब धीरे धीरे जो कम होने लगा है और कम हो जाएगा और युद्ध का असर कोई भी जिन्स पर या किसी भी मार्केट पर नहीं रहेगा। फिर भी अगर पूरी तरह समाप्त हो जाता तो बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं। अपन भी चाहते हैं और सभी चाहते हैं कि शांति तो खराब होती है, शांति का एक माहौल का मजा अलग होता है। अब ये चाहे हमारे ईरान में हमारे भारत के बच्चे हों, चाहे अन्य देशों में हों, अमेरिका में भी अपने भारतवासी बहुत रहते हैं। अपन को चाहते हैं कि कोई देश लड़े, लेकिन अगर कोई देश एक दूसरे आपस में लड़ते हैं तो लेकिन इसका अपने हाथ में नहीं है। लेकिन अब ये रूस और यूक्रेन वाला उदाहरण मेरे समझ में आता है। आज यूक्रेन का अब 2.5 साल हो गया इसी तरह, इसलिए कोई विशेष बात इसमें नहीं रहेगी और ऐसे ही चलता रहेगा। श्री राष्ट्रीय अभय समाज स्थित मंदिर भर्तरी धाम का स्थापना दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि मंदिर भर्तरी धाम की स्थापना वैशाख शुक्ल की त्रयोदशी पर 1999 में हुई थी। स्थापना दिवस पर 28 अप्रैल को सुबह 9 बजे अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ होगा। इसका समापन 29 अप्रैल को सुबह 9 बजे किया जाएगा। वहीं महाआरती एवं हवन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम की व्यवस्था मंदिर प्रभारी अनिल शर्मा एवं पुजारी पंडित महेश चंद शर्मा सहित टीम द्वारा की जाएगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख एवं सांसद हनुमान बेनीवाल तेजारा पहुंचे। यहां महाराजपुरा स्थित जाट कृषि फार्म पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, साथ ही जोरदार नारेबाजी भी की गई। इस दौरान बेनीवाल ने केंद्र और राजस्थान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विभिन्न जन समस्याओं, किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। बेनीवाल ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकारें इस दिशा में अपेक्षित काम नहीं कर रही हैं। ग्राम बुर्जा में भगवान महादेव की 51 फुट ऊंची विशाल और भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। यह प्रतिमा जनकपुरी दिल्ली निवासी राम प्रकाश गुप्ता ने अपनी माता चंद्रावती गुप्ता और पिता रामदयाल गुप्ता की स्मृति में बनवाई है। वे मूल रूप से बुर्जा के निवासी हैं। इसके अलावा गणेश प्रतिमा श्रद्धालु सुरेश शर्मा, श्री राम दरबार अनिल गुप्ता, राधा कृष्ण जी की मूर्ति कमल सिंह रावत, श्री नरसिंह भगवान की प्रतिमा देवकी नंदन और हनुमान जी की मूर्ति बीना गुप्ता ने स्थापित करवाई है। इसी तरह शिव परिवार गिरधारी भगवान और दुर्गा माता की मूर्ति रामनंद गुप्ता, जीण माता प्रतिमा ऋषिकांत गुप्ता, खाटू श्याम जी मूर्ति भगवान रावत और बाबा जयराम दास की मूर्ति आरती गुप्ता द्वारा स्थापित करवाई गई है। अन्य निर्माण कार्य सभी भक्तों के सहयोग से किया गया। इस मौके पर प्रसाद वितरण भी हुआ। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और मंत्री संजय शर्मा को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके नहीं पहुंचने पर अनेक लोगों ने नाराजगी भी जताई। जो हमारे आराध्य देव हैं, परिवार सहित कुल 10 परिवार देवी देवताओं के यहाँ स्थापित हुए हैं आज, और ये शिवधाम बुर्जा का वो धाम बनेगा जिसे पूरा राजस्थान देखने आए। आने वाले समय में हम ऐसी इच्छा रखते हैं कि एक विष्णु धाम हम बनाएं
विष्णु के 10 अवतारों का वहाँ हम स्थापित करें। भगवान की कृपा हुई, देवादिदेव महादेव की कृपा हुई तो ऐसा हम करके दिखाएंगे। ऐसी मनोकामना है, ऐसी इच्छा है, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इसमें हमें सक्षम करें। आज ग्राम बुर्जा में 51 फुट की मूर्ति का उद्घाटन किया। उसके साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा, श्री राम दरबार, राधा कृष्ण जी की और शिव परिवार और देवी की प्रतिमा, जीण माता, खाटू श्याम जी की प्रतिमा, नरसिंह भगवान आदि की प्रतिमा का, दुर्गा माता, कुल मिला के 11 मूर्तियों का अनावरण किया गया। जयराम दास की बगीची में भव्य उद्घाटन किया गया और यहाँ दिल्ली के राम प्रसाद जी द्वारा मूर्ति बनवाई गई और बाकी उद्घाटन ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया, जो भव्य रिया। और आने वाले समय में लोग बाग यह देखने आएंगे। अलवर जिले में एक राम मंदिर की मूर्ति बनी हुई है अलवर शालीमार में। उसके बाद अलवर में शिव जी की मूर्ति ये सेकंड नंबर पे आती है, जो ग्राम बुर्जा में बनी है, 51 फुट लंबी। दूर विराज से लोग बाग यह देखने आएंगे और ये धार्मिक आस्था का केंद्र बन जाएगा आने वाले महीने में। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव। आज हमारे ग्राम बुर्जा में यहाँ पर 51 फुट की शिव प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसमें अनावरण के समय पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री टीकाराम जी जूली और मंत्री संजय शर्मा जी का यहाँ पर बुलाने का विचार रखा गया था और उन्हें निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन उनके इस व्यवहार से जनता खुश नहीं है। यहाँ आसपास के 10 गांवों से प्रमुख व्यक्तियां, दिल्ली से प्रतिष्ठित व्यक्ति और जिन्होंने इनकी मूर्ति का और ये विशाल मंदिर का भव्य प्रायोजन किया है, उसके अवसर पर काफी 10 गांव के व्यक्ति यहाँ पर माननीय पधारे हुए थे और उनका इंतजार करते हुए ये इस समय और ऐसे अवसर पर यहाँ पर नहीं पधारे, इससे जनता में नाराजगी है और उनके विचार ऐसे रहे तो आगे ये जनता से क्या उम्मीद करेंगे अगर ऐसे समय पर ही नहीं पहुंचे तो। श्री राजपूत सभा अलवर की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 27 अप्रैल को होगा। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि होंगे। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत एवं वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ रहेंगे। यह आयोजन सुबह 11 बजे अंबेडकर नगर स्थित सभा भवन में किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर गोपाल सिंह नरूका की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में महामंत्री मनोज सिंह, मानवेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, दशरथ सिंह, अवधेश सिंह, सूरज भान और कान सिंह आदि की उपस्थिति रही। राजपूत सभा अलवर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे राजपूत सभा भवन अलवर अंबेडकर नगर में किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि परम आदरणीय महाराजा सवाई जितेंद्र सिंह जी, अलवर पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार एवं विशिष्ट अतिथि देवी सिंह जी शेखावत विधायक बानसूर तथा विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार होंगे। इस संदर्भ में समस्त राजपूत बंधुओं से, सभी पदाधिकारियों से करबद्ध निवेदन किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और समाज हित में आगे संदेश दें। सामाजिक समरसता, प्यार, प्रेम तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संगठित श्री राजपूत सभा अलवर की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार 27 अप्रैल को होगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और इस संगठन का उद्देश्य सामाजिक उत्थान, कुरीति उन्मूलन तथा प्यार, प्रेम, भाईचारा और आपस में सामंजस्य बनाए रखना ही इसका उद्देश्य है। और इसी को लेकर मीटिंग भी आज अंबेडकर नगर स्थित राजपूत सभा भवन में की गई। अकबरपुर कस्बे में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे खासकर स्कूली बच्चों में भय का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में स्कूल से लौटती 4वीं कक्षा की छात्रा काम्या को बंदरों ने हमला कर घायल भी कर दिया। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी छुट्टी के बाद घर लौट रही थी। इसी दौरान लोहाटी मोहल्ले में बंदरों के झुंड ने बच्चों पर अचानक हमला कर दिया। अन्य बच्चे तो भागने में सफल रहे, लेकिन कई बंदरों ने काम्या को घेर कर घायल कर दिया। साथ ही उसे बचाने के लिए आई एक महिला पर भी हमला करने की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया।
उधर ग्रामीणों स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द बंदरों को पकड़ने और उन्हें दूसरे स्थान पर छोड़ने की व्यवस्था की जाए। आरी सामने से आते ही इसको खा गया, चलते चलते ही डर जा। तो एक औरत तो दूसरी बोली बूझ में लगी, वाकू भी खा गया, वाकू गिरा दिया। एक सुबह देख खावा भग रहा हो यार। कितना बंदर, कितने गांव में कितने बंदर हो रहे हैं? बहुत बंदर हो रहा है गाँव में, तो सीधा डर जा। लोक देवता भर्तरी के धाम पर वैशाख माह में 2 दिवसीय मेला आयोजित होता है। सप्तमी पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर दर्शन किए। मंदिर परिसर में दिन भर भक्तों की आवाजाही बनी रही। गौरतलब है कि वैशाख में यहाँ लघु मेला भरता है, जबकि भाद्रपद मास में विशाल लक्खी मेला आयोजित होता है। उधर अष्टमी के दिन मेले का मुख्य आयोजन होगा। इस दौरान दंडवत पदयात्रा, जात जड़ूला और भंडारे जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उधर जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए प्याऊ और भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में गौरक्षक दल द्वारा गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। इसका उद्देश्य गायों को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाना और गौ संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। अभियान के तहत 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान गौ सेवक ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र सौंपेंगे। गौरक्षक दल के अध्यक्ष लेखराम फौजी ने जानकारी दी। वहीं कालीचरण गुप्ता ने बताया कि अकबरपुर क्षेत्र में गौशाला की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आवारा गौवंश की समस्या बढ़ रही है, जिससे उनके संरक्षण के लिए गौशाला बेहद जरूरी हो गई है। यहाँ पे ग्राम पंचायत अमरपुर में गौ सम्मान दिवस के तहत गोरक्षक टीम है, वो घर घर जाके और सभी समर्थकों के साइन करवा रहे हैं। लगभग 2 से 2.5 हजार साइन करवा लिए हैं और 27 अप्रैल को कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाके ज्ञापन देंगे। और गौशाला की अपील है, हम सब ये चाहते हैं कि हमारे अमरपुर पंचायत में एक गौशाला का निर्माण हो, यहाँ से गौ माता बड़ी परेशान रहती है, जिनको गौशाला में स्थापित करके और उनको सम्मान पूर्वक यहाँ पे गौ सेवा हो सके। जितना प्रयास यहाँ पे गौ रक्षक टीम कर रही है, उतना प्रयास शायद ही कोई गोरक्षक टीम करे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक अभियान है जिसमें 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस के रूप में गौ माता का राष्ट्र गौ माता का दर्जा मिलना चाहिए। हर घर घर जाकर हर लोगों से उनका नाम, मोबाइल नंबर ये लेकर आ रहे हैं। और एक तो गौ माता को राष्ट्र दर्जा दे। हम अकबरपुर के लिए गौशाला की हमारी काफ़ी दिनों से मांग है। अमरपुर के लिए काफ़ी दिनों से हम गौशाला की मांग है। इससे पहले हमने आदरणीय संजय शर्मा जी को भी एक ज्ञापन दिया हुआ है, सांसद साहब को भी ज्ञापन दिया है, पंचायत के सरपंच साहब को भी ज्ञापन दे रखा है कि हमें ज़मीन उपलब्ध कराई जाए और हमारे यहाँ अकबरपुर में गौशाला का निर्माण किया जाए, ताकि हमारी गौ माता पिटे नहीं, कहीं घाव न हो, तारों में अड़क जाती है, लोग लाठियाँ देते हैं, खेतों में जाने के बाद काफ़ी उन्हें तकलीफ होती है। तो हमारी मांग जिला कलेक्टर साहब को यही है, सरकार से भी, मंत्री जी से भी, हमें गौशाला का इंतजाम किया जाएगा। भिवाड़ी में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का दौर जारी है। योगी आर्मी के उपाध्यक्ष और संरक्षक डॉक्टर ज्ञाशी राम गुप्ता इस सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में भिवाड़ी एसपी ब्रजेश उपाध्याय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, यूआईटी सेक्टर 3 थाना परिसर और भिवाड़ी बार एसोसिएशन में परिंदे स्थापित किए गए। कार्यक्रम के दौरान सीए रोहित गुप्ता और लोकेश गर्ग, एडवोकेट नीरज तंवर, कंचन तिवारी एवं चेतन तंवर सहित अन्य लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अवसर पर डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि प्रगति और जीवों की सेवा ही सच्ची मानवता है। किशनगढ़ बास पंचायत समिति सभागार में मानव वन्यजीव संघर्ष विषय पर 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया है। द्वितीय चरण के कार्यक्रम की अध्यक्षता खैरतल तिजारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रणवीर सिंह द्वारा की गई। उन्होंने प्रशिक्षण में उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलंटियर्स को निर्देशित किया। इसके तहत बताया गया कि वन्यजीव हमले, फसल खराबे या मवेशी हानि की कोई घटना सामने आने पर वे पीड़ित की आवाज बनकर उन्हें त्वरित सहायता दिलाएं। उन्होंने पीएलवी को घटना के 24 से 72 घंटों के भीतर वन विभाग को सूचना देने, मौके का पंचनामा
और अस्पताल की पर्चियों सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जुटाने के तरीकों के बारे में बताया। प्रशिक्षण के दौरान मुआवजे की विभिन्न श्रेणियों जैसे मृत्यु पर 5 से 25 लाख रुपए तक की सहायता, फसल क्षति पर और पशुधन हानि के दावों की प्रक्रिया को समझाया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुरुवार को एक पिकअप वाहन आगे चल रहे ट्रेलर में जा टकराया। इस हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार चालक भागचंद जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था। इसी दौरान परताकाबास के पास उसकी पिकअप आगे चल रहे ट्रेलर से भिड़ गई। सूचना मिलते ही NHAI की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल भागचंद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं कराए जाने के विरोध में किशनगढ़ बास क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की। संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत विधायक दीपचंद खैरिया की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया गया। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि जाटका रोड पर स्थित कार्यालय पर यह बैठक की गई। इस दौरान PCC महासचिव एवं समन्वयक प्रभारी देव कसाना और जिला सह प्रभारी पुष्पेंद्र धाबाई मौजूद रहे। प्रभारी कसाना ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सोच के अनुसार संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना प्राथमिकता है। इस मौके पर विधायक दीपचंद खैरिया ने बताया कि अभियान के तहत ग्राम पंचायत और नगर पालिका स्तर पर वार्ड अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। उन्होंने इस संगठन विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस मौके पर प्रधान बद्री प्रसाद सुमन, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोघा, PCC सदस्य गिरीश डाटा, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल और राम प्रसाद गुर्जर आदि की मौजूदगी रही, जबकि मंच संचालन आसमदीन ने किया। अलवर शहर में विश्व पुस्तक दिवस पर ज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है। श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से बुद्ध विहार स्थित प्रदेश की पहली पाक लाइब्रेरी के लिए गुरुवार को करीब 200 किताबें भेंट की गई। इस दौरान संघ के प्रवक्ता राज अग्रवाल ने प्रदेश के 7 प्रमुख लेखक एवं साहित्यकारों की पुस्तकों का सेट भी जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला को मिनी सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में सौंपा। उधर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा लगभग 40 लाख रुपए की लागत से इस अत्याधुनिक सार्वजनिक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया है। इस लाइब्रेरी को समृद्ध बनाने के लिए कई प्रतिष्ठित साहित्यकारों और अधिकारियों ने अपनी अपनी किताबें उपलब्ध करवाई हैं। इनमें पद्मश्री अनवर जलालपुरी द्वारा गीता के 18 अध्यायों को उर्दू शायरी में प्रस्तुत करने वाली पुस्तक भी शामिल है। साथ ही वरिष्ठ IAS डॉक्टर सुमित शर्मा की डिजिटल रिवॉल्यूशन, RPS आलोक गौतम के गीत संग्रह और डॉक्टर महेंद्र मधुप द्वारा कृषि क्षेत्र पर लिखी गई पुस्तकें आदि भी शामिल की गई हैं। संघ के पदाधिकारियों ने लाइब्रेरी पहुंचकर पुस्तकों का हस्तांतरण किया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के इंदौक निवासी श्रवण कुमार बलाई ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर RPSC द्वारा आयोजित सहायक आचार्य अर्थशास्त्र भर्ती परीक्षा में 51वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने वर्ष 2013 और 2015 में राजस्थान पुलिस की लिखित परीक्षा और फिजिकल भी पास किया था। इसके अलावा 2014 में CTET और 2016 में RAS प्री परीक्षा में सफलता पाई। साथ ही 23 वर्ष की आयु में 2017 में NVS में व्याख्याता, 2018 में KVS में TGT और 2023 में RPSC के माध्यम से स्कूल व्याख्याता बने। साथ ही अब उन्होंने सहायक आचार्य अर्थशास्त्र पद पर चयनित होने में कामयाबी पाई है। उनके पिता पूरणमल सरिस्का क्षेत्र में नेचर गाइड के रूप में कार्यरत हैं, जबकि माता सरिता देवी गृहिणी हैं। उमरैन स्थित विद्युत निगम कार्यालय में राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के जिला महामंत्री धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। सहायक अभियंता को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से ऊर्जा विभाग के शासन सचिव का ध्यान आकर्षित किया गया है। कर्मचारियों ने निजीकरण की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने और लंबित मांगों का समाधान करने की मांग की है। महासंघ ने बताया कि 12 अगस्त 2025 को ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा गत वर्ष 26 दिसंबर 2025 को आयोजित श्रमिक आक्रोश रैली के दौरान मुख्यमंत्री को भी समस्याओं से अवगत करवाया गया था। महासंघ ने 6 मई को जिला स्तर और 20 मई को डिस्कॉम मुख्यालय स्तर पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इस दौरान ओम प्रकाश सैनी, राहुल महावर, नरेश कुमार और राहुल शर्मा आदि उपस्थित रहे।
जी हमने आज उमरैन व्रत में मतलब उपखंड पे अय्यन साहब को ज्ञापन दिया है। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जो पूर्व में धरने दिए गए थे उस जिसमें असंगठित वर्ग और संगठित वर्ग को लेके ये धरना दिया गया था, जिसमें हमारी मांगे थी कि ये निजीकरण को रोका जाए। इसी के एवज में हमने आज उपखंड व्रत के स्तर पर ज्ञापन दिया है। आगामी 6 तारीख को अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम व्रत स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और इस पर भी अगर नहीं कोई कार्रवाई हुई तो 20 तारीख को प्रदेश में जयपुर डिस्कॉम के अंदर धरना दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं भारतीय मजदूर संघ के द्वारा भी आज मेरे को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सीएमडी आरती डोगरा के नाम ये ज्ञापन एड्रेस है और इसमें ये कहा है कि हमारी जो निजीकरण की जो मांगे थी कि वे निजीकरण नहीं करेंगे कंपनियों में, तो उस पर कोई अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। तो इसी की कॉपी को मैं अब आगे भिजवाऊँगा मेरे स्तर से ये ज्ञापन दिया गया है। ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन अलवर एवं राजस्थान सरकार द्वारा गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम एवं सुधार के लिए कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इसके तहत गुरुवार को बड़ौदा में सीएससी में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस दौरान प्रशिक्षित मेडिकल टीम द्वारा कुल 55 मरीजों की जांच और उपचार किया गया। फाउंडेशन के जिला प्रबंधक रवि दाधीच ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ रही गैर संचारी बीमारियों जैसे सांस, मधुमेह एवं हृदय रोगों की समय रहते पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर दिनेश के मार्गदर्शन में मरीजों का परीक्षण एवं उपचार किया गया। शिविर आयोजन में कार्यक्रम अधिकारी दीनबंधु पालीवाल, डीईओ राकेश, एएनएम मिंटू, पायल और मोबिलाइजर रिंकू चौधरी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि मोदी सरकार परिसीमन के नाम पर सत्ता में आने का सपना देख रही है, लेकिन जनता प्रधानमंत्री मोदी की हर चाल को समझ रही है। सैनी के अनुसार भाजपा बाहुल्य राज्यों में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने एवं विपक्षी पार्टियों के दबदबे वाले प्रदेशों में घटाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि नया परिसीमन नई जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, जिसमें जातीय जनगणना भी जरूरी है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। सर, मोदी सरकार जिस तरह से नए संसद भवन बनाया है उसमें करीबन 850 से ज़्यादा सीटें हैं और अब देश में परिसीमन भी किया जा रहा है जिससे ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी। तो इस पर काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी राजनीति हो रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसके हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 50% सीट हमारे सांसदों की बढ़ाना चाहते हैं, 850 करें, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो परिसीमन ये कर रहे हैं, हम हमारे नेता चाह रहे हैं कि नए जातीय समीकरण जो जनगणना चल रही है उसका आधार पर परिसीमन हो, और वो परिसीमन भी जो जैसे इन्होंने मोदी जी ने पहले कहा था कि हम 26 में लागू कर देंगे, तो 2026 में लागू करें उसको, जिसमें सभी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए SC, ST, OBC की जितनी संख्या बनती है उनको दिया जाए। OBC को आज तक हमने राजनीति में कोई भागीदारी नहीं दी, तो उनको पूरी तरह भागीदारी दी जाए। अन्य उसमें जाति के समीकरण में सब समाजों का आ जाएगा, जिस समाज की जितनी भागीदारी है उसको उतना हिस्सा दिया जाए। लेकिन ये 2011 को लेकर के सीट बढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसा हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं कि जब नया परिसीमन करना है तो नई जनगणना के आधार पर, नई जातीय समीकरण के आधार पर नए परिसीमन किया जाए, जिसमें जितनी भी सीटें बढ़ाए, हमको कोई आपत्ति नहीं। सर, ऐसा कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि इसका परिसीमन का दुरुपयोग करके और जो हिंदी क्षेत्र हैं या बीजेपी की सरकार है वो अधिक सीट लाना चाहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में सीटें कम कर रहे हैं। इस तरह की अफवाहें हैं, सच्चाई क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा। पूर्व में कश्मीर में इन्होंने इस तरह से करके दिखाया था, जहाँ इनका वोट बैंक नहीं है वहाँ अपने हिसाब से जहाँ जो इनका वोट बैंक है उन समाजों को दिखाया जा रहा है, और जो अदर पार्टियों का, कांग्रेस का या अन्य पार्टियों के जो वोट बैंक है उसमें काटा बचाटी कर रही है। ये अपने हिसाब से परिसीमन कर रहे हैं, न कि जाति के लिए, पब्लिक के हित में। ये अपना खुद के हित देख रहे हैं। किसी भी तरह इनको 2029 में सत्ता में लौटना है। अन्य अभी 5 स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं, इनमें हेरा फेरी करके कैसे भी आने के प्रयास किया जा रहा है, जबकि कहीं भी आ नहीं रहे। पूरा बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और आगे भी देश में भी सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। लेकिन इनकी नीयत गलत है। ये किसी भी चोरी से, झपटे से, धोखे से कैसे भी सरकार बनाना चाहते हैं। इसके लिए नया परिसीमन की आड़ ले रहे हैं और सीट बनाना चाहते हैं। सर, आपको लगता है कि परिसीमन की आड़ में जो 2029 के चुनाव को जीतने की रणनीति है और सरकार बनाने की तैयारी है? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो परिसीमन हो रहा है ये तोड़ मोड़ कराया जाएगा, इनके खुद के वोट बैंकों को लाया जाएगा आगे,
ओबीसी का SC/ST का जो वोट बैंक है उसको तोड़ा जाएगा, उनको कमज़ोर किया जाएगा। तो ये किसी भी स्थिति में 2029 के लोकसभा चुनाव में वापस से लौटने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, समर्थन करती है? बिल्कुल, हम कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता इसका खुला विरोध करते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अलवर में रघुमार्ग स्थित अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई की, साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान सफाई मजदूर संघ द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 के चयनित 329 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में अवगत करवाया गया। इस पर मंत्री शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि आवश्यक प्रक्रिया को तत्काल पूरा किया जाए। साथ ही शिवाजी पार्क विस्तार में वाल्मीकि सामुदायिक भवन के गलत तरीके से हस्तांतरण पत्र जारी किए जाने को लेकर कार्यवाही की हिदायत दी गई। उन्होंने पेयजल, विद्युत, सड़क और साफ सफाई आदि की परिवेदनाओं के तत्काल निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन जारी है। अब तक 575 लाभार्थियों के पंजीकरण किए गए एवं 243 आवेदकों द्वारा मौके पर ही वेंडर चयन किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशानुसार लगे शिविर के दौरान लाभार्थियों को इंडक्शन कुक टॉप भी वितरित किए गए। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता RS बंसल ने बताया कि स्कीम नंबर 5 में गवर्नमेंट प्रेस के पास अंबेडकर नगर और सूर्य नगर में सामुदायिक भवन सहित शिवाजी पार्क में हॉस्पिटल के पास शिविरों का आयोजन किया गया। इसी तरह 29 अप्रैल को स्कीम नंबर 7 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा स्कीम 2 और 3 में गवर्नमेंट स्कूल के पास विशेष शिविरों का आयोजन होगा। उधर हसन खां मेवात नगर निवासी लाभार्थी राजपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने पिछले साल सोलर पैनल के लिए आवेदन किया, जिस पर 78,000 रुपए की सब्सिडी मिली थी। सोलर पैनल लगने पर 1 वर्ष से बिजली का बिल शून्य आया और अतिरिक्त बिजली उत्पादित होने पर उन्हें अलग से राशि मिलती है। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश के निर्देश पर मिड डे मील कार्यक्रम एवं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अमल का आकलन किया जाएगा। इसके तहत 23 एवं 24 अप्रैल को चयनित विद्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों को उनके आवंटित क्षेत्र में 5-5 विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने तिजारा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का जायजा लिया। इस दौरान झिवाना मिडिल स्कूल, गद्दार की ढाणी और बनबन प्राइमरी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, जहां पर उन्होंने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत मिल रहे दूध एवं मिड डे मील की गुणवत्ता का जायजा भी लिया। इसके अलावा कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर भी परखा। एडीएम ने व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उधर खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय निष्पादन बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के ऐसे सभी विद्यालयों की जानकारी शीघ्र संकलित की जाए जो अब तक जल कनेक्शन से वंचित हैं। साथ ही भवन सर रहित एवं निर्माणाधीन विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा के लिए समसा अभियंता को बुलाकर विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्यालय परिसरों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी संकलित कर ICDS विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने की हिदायत भी दी। इसके अतिरिक्त डाइट खैरतल तिजारा के लिए भूमि आवंटन के संबंध में नगर परिषद के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार मेघ और विद्युत निगम सहायक अभियंता दिनेश भड़ाना सहित ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। लोगों से रुपए लेकर शादी करवाने एवं गहने और राशि लेकर फरार होने की आरोपी दुल्हन सहित एक दलाल को पकड़ा गया है। SP सुधीर चौधरी के अनुसार अखैपुरा थाने में परिवादी ने रिपोर्ट करवाई थी। इसमें बताया गया कि पीड़ित को झांसा देकर 3 लाख रुपए लेकर शादी की गई थी, लेकिन विवाह के 2 दिन बाद लुटेरी दुल्हन ने गहने पार कर लिए। अब पुलिस ने फाजिलका पंजाब निवासी सीमा रानी और अकबरपुर क्षेत्र के सुरेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके लिए SHO महेश तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। और वहीं IPL क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने एवं जुए के आरोप में 6 लोग पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से 4 मोबाइल उपकरण सहित एक LED और करीब 9,500 की नकदी बरामद की गई है। गिरफ्तार लोगों में मनीष सोनी, नजमुल हुसैन, रमन, दीपक सिंह, अजीत और त्रिलोक शामिल हैं। यह कार्रवाई कोतवाली एवं अखैपुरा थाना क्षेत्रों में हुई है।
मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम नंगली झमावत में वाल्मीकि परिवार के साथ मारपीट और जमीन पर कब्जे के खिलाफ एक रैली निकाली गई। इसमें भीम आर्मी आजाद पार्टी सहित अनेक लोग शामिल थे। इसके अलावा मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया है। गौरतलब है कि डीएसपी ग्रामीण के निर्देशन में 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं उपखंड अधिकारी के अनुसार पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। उधर इस दौरान भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र हटवाल, उपाध्यक्ष नवल सिंह, जिला अध्यक्ष रामनिवास सहित अनिल जोनवाल, करण वाल्मीकि, धर्मेंद्र भुराड़िया, भगवान दास और तिलकराज वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। साइबर ठगों ने किसान के खाते से उड़ाए 7 लाख, अलवर में थमी नहीं ठगी की वारदात। महिला आरक्षण को लेकर भाजपा पर भ्रम जाल के लगाए आरोप, कांग्रेसियों ने कहा राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाए विधेयक। पड़ोसियों से कहासुनी के बाद हमले में 6 हुए गंभीर घायल, पीपरोली गांव में सामने आई घटना। वहीं भूमि विवाद में हमला कर भाई सहित 2 को किया जख्मी और 2 विवाहिता बहनों को पीटने के बाद एक का ब्लेड से काटा गला। झारखेड़ा की घटना में आया नया मोड़ और ससुराल जनों पर लगे आरोप। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।